हाँ जी, तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि ग्रुप वन में मैक्सिमम आपके बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप टू और बोथ ग्रुप्स। ऐसा क्यों है और क्यों बच्चे बार बार पहले पड़ाव पे इंटरमीडिएट के फेल हो जाते हैं, और दिसंबर 2026 में हम ऐसे किन चीजों का ध्यान रखें ताकि हमारा जो ग्रुप वन है श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन के साथ पास हो। अगर आप एक ग्रुप टू के बच्चे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको भी ऐसी एक वीडियो चाहिए, या बोथ ग्रुप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कब तक टाइम मैनेजमेंट और किन सब्जेक्ट्स पर अलग से ध्यान देना चाहिए, और बोथ ग्रुप में बच्चे क्यों फेल होते हैं उसको लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कर सकते हैं कमेंट। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके जैसे नीडी बच्चों तक ये वीडियो और चैनल जो है वो समय से पहुंच जाए। मैं चलता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। ग्रुप वन में फेल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं वैसे तो, पर मैंने कुछ ऐसे रीजन बताए हैं आपको जो इन पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला जो रीजन है बच्चों के फेल होने का वो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज ना लिखना। जैसे आज भी मेरी एक बच्चे से बात हुई, बहुत सारे बच्चे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, कर सकते हो, लेकिन लॉ को जो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है आपके कंपाइलर्स, जो कि मेरे नहीं है, मैंने बस कंपाइल किए हैं और वो मैं अपने बच्चों को टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, जिसमें इंस्टीट्यूट कैसे अपने आंसर्स आपसे चाहता है उसी फ्रेमवर्क में आंसर लिखा होता है। और जब चेकर को मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं तो अगर मैं कोई आंसर फ्रेम कर रहा हूं फॉर एग्जांपल अपनी लैंग्वेज में, लेकिन इंस्टीट्यूट का ही पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके मैं जो है आंसर्स को फ्रेम कर रहा हूं, पैराग्राफ में लिख रहा हूं ऐसे ऐसे करके, लेकिन इंस्टीट्यूट के जो आंसर लिखे हुए हैं बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, हम पढ़ते कहीं और से हैं, लिखते कुछ और हैं, उसमें अपना एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, जबकि इंस्टीट्यूट ने इस चीज के 7 पॉइंट बना रखे थे और बिल्कुल लाइन लाइन से आपको आंसर लिखने थे। ये सब आपके कंपाइलर्स में बेटा अवेलेबल होते हैं, कैसे आंसर लिखना है। यही चीज बच्चों को बार बार लॉ में फेल कराने के रीजन होती है कि आप नोट्स अलग पढ़ते हैं, सजेस्टेड आंसर्स अलग होते हैं और आप उन्हें लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो आप जिन भी बच्चों के पास कंपाइलर नहीं, नीचे कमेंट कर देना, मैं लेटेस्ट कंपाइलर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट को, लेकिन कंपाइलर से ही पढ़ाई करिए सजेस्टेड आंसर्स की ताकि आपको यह पता चले कि जब कोई चेकर आपकी आंसर शीट लेके बैठा है और उसके सामने सजेस्टेड आंसर है जिससे वो चेक कर रहा है, उसमें आप सिमेट्री कितनी ज्यादा बिठा सकते हो। किसी के पास टाइम नहीं आपके वर्ड बाय वर्ड पूरे आंसर्स पढ़ता है वो लॉ में, और कोई भी ऐसी फैकल्टी है, कोई भी ऐसा चेकर नहीं होगा जो ऐसा करता होगा। जितने इजी वे में और सिमिलरिटी आप दिखाओगे उसमें जितनी सिमेट्री मिलेगी उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको और उतने कम मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं आपके। इस बात को मेरी हमेशा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आता है बेटा वेटेज। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चले जाते हैं कि सर हमें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से आता है, फाउंडेशन वाला, सर हमें फाउंडेशन वाले टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, सोगा अच्छे से आता है, तो बेटा उनके वेटेज कितनी है पहले ये भी तो चेक करो। आपको पता ही नहीं है कि वेटेज जो लॉ में है, मैं आगे जाके लिख देता हूं इस चीज को। लॉ की अगर वेटेज की बात करें तो बेटा एथिक्स और कंपनी लॉ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको एमसीक्यू में भी नहीं पता चलेगा। तो बेटा आपको जो लॉ की पढ़ाई करनी है ना, वो आपको क्या आसान लगता है उससे नहीं करनी, आपके इंस्टीट्यूट से जो क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं। तो पेपर पैटर्न की नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे मुश्किल लगे या आसान लगे, लैंग्वेज मुश्किल लगे या आसान लगे, कंपनी लॉ की लैंग्वेज मुश्किल लगे या आसान लगे, या फिर लगे लेंदी, अगर आप ऐसे ही सिलेक्टिव स्टडी छोड़ के करते हुए चले जाओगे तो आपको बार बार यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पेपर पैटर्न और कॉम्बिनेशन बनाना सीखिएगा। जैसे एथिक्स में कभी भी कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट एथिक्स से ही होते हैं। ऐसे कंपनी लॉ में भी आपको मतलब बैक टू बैक क्वेश्चंस मिलेंगे। सोगा का किसके साथ आएगा, पार्टनरशिप का नेगोशिएबल के साथ आएगा, इन सभी में ना असमंजस है, तो पहले उस एरिया को हिट करो। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते समय भी सबसे पहले ही उठा लेंगे सोगा होगा जो आसान चीज है, बेटा ऐसा नहीं करते आप पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए फेल होते हैं लॉ में। तो लॉ में आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो लैंग्वेज क्या है और दूसरी चीज वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, तो ये दो बातें इनफ रहेंगी आपको पेपर में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं सर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में बच्चे क्या करते हैं सर, मैंने एक तो देखा सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। पहली चीज तो बच्चे पीवाईक्यू एमक्यूपी को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। कोई पीवाईक्यू को पढ़ नहीं रहा, बस इग्नोर करके चले जा रहे हैं। क्यों करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा पीवाईक्यू में क्वेश्चंस होते हैं आपके, एमक्यूपीज में आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप किसी भी टीचर की बुक को फॉलो करिए, दैट्स गुड प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब एग्जामिनेशन पर्पस की बात होती है बेटा क्वेश्चन के डिजिट्स भी जो है आपके रिपीट हो जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आगे चलते हैं, आप फिर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को अटेम्प्ट्स रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन वही गाना गा के बैठे हुए, मैंने तो एनपीओ छोड़ दिया, मैंने तो सिंगल एंट्री छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं। तो पूरे साल बेटा किया क्या आपने। तो अगर आप फिर से यही रेट लगाने वाले हैं, एंड में अभी पढ़ाई करेंगे नहीं, लास्ट में बड़े चैप्टर्स को छोड़ देंगे, तो फिर से ऐसा ही रिजल्ट दिखने वाला है। जो 30s 40s में रिजल्ट आ रहा है वो 80s में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो।
अब क्योंकि आपके पास टाइम है और सब बच्चे नीचे कसम खाएंगे कि सर इस बार 200% देंगे और कोई प्रोविजन नहीं छोड़ेंगे इस बार, चाहे मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, हमसे क्लास ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, कोई प्रोविजन बिना छोड़े हम एग्जाम में जाएंगे और देखो कैसे एग्जाम बढ़िया जाने लगते हैं आपके। उसके बाद आप एएस को इग्नोर कर देते हो, बेटा एएस बहुत जरूरी होता है, थ्योरी को इग्नोर कर देते हो, दोनों मिला के काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स के आते हैं आपके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम इसकी मैजिक पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, रट के भी जा सकते हैं आप, हालांकि एएस को रटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट को लेकर तो मैं सोच रहा हूं कि डेडिकेटेड वीडियो ही बनाऊं कि टेक्स्ट को बच्चे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करें टेक्स्ट को पास होने में, जबकि इंटरमीडिएट में, सीएमए इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाला टेक्स्ट बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है। मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए ऐसा बोलता हूं। हमारा कॉस्ट का पेपर उनके कॉस्ट के पेपर के बराबर होता है, जैसे सीए वालों से अगर मैं कंपेरिजन करूं, लेकिन टेक्स्ट का पेपर और हमारे उनका पेपर कोई भी मैच नहीं है। हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर उनके कॉस्ट के पेपर का धुआं उड़ा सकता है, मतलब हमारे यहां पर मुश्किल पेपर आता है, लेकिन टेक्स्ट के पेपर की बात करो तो उनके 10% भी नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने बात की जो सीए इंडस्ट्री के मोस्ट रेप्यूटेड टीचर्स हैं, जो सब लोग उनको रिस्पेक्ट करके थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन जब बात आती है सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम की तो एक एक चैप्टर में आपने 18-18 लेक्चर्स अगर दे रखे हैं और उन्हें सीएमए वाले बच्चों को दे रहे हो तो बेटा आप बिल्कुल भी पास नहीं होंगे, क्योंकि आप इतने सारी कॉम्प्लिकेशन सीख लेंगे और एग्जाम में आता है कुछ और। जितना सिंपल सीएमए ओरिएंटेड टीचर चुनेंगे आप टेक्स्ट के लिए, उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी टेक्स्ट। जैसे पीजीपीपी को पढ़ाने के लिए 20-30 लेक्चर लग जाते हैं, लेकिन बेटा मेरे 1 से 1.5 घंटे के सेशन अगर आपने अटेंड किए होगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख गया होगा। तो फॉर टेक्स्ट यू शुड नॉट गो फॉर ऑल इंडिया बेस्ट टीचर, 10 साल 20 साल 50 साल के एक्सपीरियंस ना। सीएमए इंटरमीडिएट में कौन सा टीचर सीएमए इंटरमीडिएट के टेक्स्ट को पढ़ा रहा है, बस इतना बात ध्यान दीजिए। जैसे टीडीएस सीए के अंदर भरा हुआ है, बेटा सीएमए का कहां पूछा जा रहा है, आप बताओ मुझे। अब मैं बात करूं पीजीबीपी की, मैं बात करूं सैलरी की, भाई बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। चेंज इन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो और ग्रेचुटी की कैलकुलेशन सीएमए दबा के पढ़ाई जाती है, वो सीएमए में हिस्ट्री में आज तक नहीं आई है वो। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि टेक्स्ट पहले तो ऐसे टीचर से गलती से ना पढ़ ले जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ऐसे 5 से 6 बच्चों से मेरी बात हुई है जिसमें सीएमए इतना डिफिकल्ट तरीके से टेक्स्ट को पढ़ लिया था, बाद में जो है प्रॉब्लम आ गई। तो पहली चीज तो सीएमए ओरिएंटेड क्लासेस लेनी है आपको टेक्स्ट की। उसके बाद इनकम टैक्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव पार्ट 3, 4, 5, 6 ये सब इनकम टैक्स से आता है आपका। समझ रहे हो आप। 6 तो चलो थ्योरी होता है, 7 और 8 आपका जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स और कस्टम से आता है। तो इनकम टैक्स को इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम पैटर्न को इग्नोर नहीं करना है, सीएमए ओरिएंटेड क्लासेस लेनी है आपको, और कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। रटते रहोगे बार बार तो यही प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, और आपको लगता है कि हाँ मेरे से समझ में आते तो मेरे से क्लासेस ले लीजिए या किसी भी टीचर की क्लासेस ले लीजिए। सभी पे ऑफ सब जगह चला हुआ है, नीचे ऐप का लिंक है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ इस चीज की बात करने आया हूं कि हमारे बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। तो टेक्स्ट तो सच में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। सीएमए इंटरमीडिएट ओरिएंटेड ही क्लासेस होनी चाहिए टेक्स्ट की, वरना आपको दिक्कतें आएंगी। आप जीएसटी की बात करोगे ना, मैं 6 चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, और क्वेश्चन एक भी अलग आ जाए तो मुझसे बोल देना। तो ये होता है जीएसटी। हालांकि जीएसटी पढ़ाने में खुद जब मैं सीए की क्लास लेता हूं तो मिनिमम से मिनिमम 60 से 70 क्लासेस लगती हैं उसे पढ़ाने में। लेकिन अगर आप मुझे बात करोगे सर जीएसटी अगर आपको पढ़ाना हो सीएमए इंटरमीडिएट के हिसाब से, तो बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 क्लासेस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो इतना अलग है हमारा। तो इस मैंने ना लॉ के लिए ऐसा बोला, ना अकाउंट्स के लिए ऐसा बोला, ना कॉस्टिंग के लिए ऐसा बोल रहा हूं, सिर्फ टैक्स के लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। कॉस्टिंग की बात करो तो बेटा हम हर बार क्या करते हैं, बिग चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। मैं नहीं करूंगा प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट वाला प्रोडक्शन, मैं नहीं करूंगा सर्विस कॉस्टिंग का होटल वाला क्वेश्चन, ये पहले से ही माइंड मेकअप कर रखा है। तो कब तक करोगे बेटा ऐसा माइंड मेकअप? क्यों ना आप बड़े टॉपिक्स को, अभी समय है अगस्त है, 4 महीने हैं आपके पास, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बड़े चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडी अंडर द चैप्टर। मतलब सर इसका क्या मतलब है? एक चैप्टर पढ़ा, कह रहा है सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ूंगा तो मल्टीपल ईयर वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वरना नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा। ये गलती होती है आपकी, मेरी बात समझ रहे हो आप? उसके अलावा सर और किसी चैप्टर में बताइए, मैंने कहा कॉस्ट शीट में सर बड़ी कॉस्ट शीट आगे तो नहीं कर पाऊंगा, छोटी आगे तो कर दूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ा हिस्सा आता है, थोड़ा हिस्सा नहीं आता। लेबर कॉस्टिंग में होलसेल ओवन आता है, बाकी नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप जो चैप्टर के अंदर सिलेक्टिव स्टडी करते हो वो भी एग्जाम में बहुत भारी पड़ती है। आइदर आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ रहे हो, कहीं से भी आ जाए, और चैप्टर को नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि आप तो पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। तो ये 4 चैप्टर्स के 4 रीजन मैंने आपको बताए जिसकी वजह से 4 सब्जेक्ट्स के कि बच्चे सीएमए का एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे, जबकि इंस्टीट्यूट अब अच्छा रिजल्ट देने लगा है और दिसंबर 26 में इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज इन मिस्टेक्स को करिएगा अवॉइड, और कैसे अवॉइड करनी है मैंने वो भी बता दिया है। लास्ट में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक दिन पहले, वो जो 1 महीने पहले वाली सीरियसनेस है, अगर आप अगस्त से लेकर चलेंगे तो 100% कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से फेल नहीं होगा। और जो इस अटेम्प्ट में पास हुए बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि पहली बार ही पास हो गए। तो ये भी बात जानने वाली जरूरी है कि अगर 23% रिजल्ट आया है ग्रुप 1 का, तो क्या ग्रुप 1 में 23% में सारे के सारे ऐसे बच्चे थे
थे जो पहली बार में पास हो गए? द आंसर इज नो। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पास मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, अच्छे से प्रिपरेशन दी और फिर पास हो गए। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक सब्जेक्ट के बारे में बताइए, इसको कैसे हम 80+ के लिए तैयार करें, तो मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। मिलता हूं आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।